तो स्वागत है एक बार आपसे फिर एक बार तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिक्षा हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश का एक छोटी सी प्यारी सी मस्त सी क्लास लेकर। ठीक है, तो आज जो है हम वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे और देखते ही देखते आप लोग को 20 वर्ड मीनिंग यूं ही याद हो जाएगा। बस सुनिएगा, आराम से आंख मूंद के आप सुन लीजिए या देख लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बड़े ही मस्त सेशन होने वाला है ये। तो शिक्षा हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक सर, आज हम पढ़ने वाले हैं वकैब। वकैब में हम लोग का जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। वकैब में क्या है, आपका 4 सेशन है। एक है आपका एडियम्स और फ्रेज, एडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरे और कहावते। तो आज के सेशन में हम लोग का यही चलने वाला है, हम लोग का मुहावते और कहावते यही चलने वाली हैं, ये एडियम्स एंड फ्रेज। दूसरा है एंटो, ठीक। तीसरा सेशन होता है साइनो और होता है OWS। एंटो विपरीत शब्द होते हैं, साइनो समानार्थक शब्द होते हैं और OWS होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, बहुत ही शानदार जानदार और वर्ड मीनिंग का सेशन होने वाला है और हम इन चारों सेशन में से आज पढ़ने वाले हैं इडियम्स और फ्रेज, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं मुहावरे या कहावतें। इडियम्स और फ्रेज में हम आज कम से कम 20 वोकैब याद करेंगे, वो भी कहानियों के थ्रू, रिलेट के थ्रू, लिंक मेथड के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है, सुनते जाइएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के हम लोग का इडियम्स और फ्रेज। तो हम लोग का पहला इडियम्स और फ्रेज है, यहां पे पढ़ सकते हो क्या लिखा है। लिखा है फोम एट द माउथ। तो इसका क्या मतलब है, तो आपके एग्जाम में ऐसे लिख कर आएगा। मान लीजिए कि फोम एट द माउथ एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है। कहावतें होती हैं हिंदी में, जैसे कहावत होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा है। इसका मतलब होता है कि चोर जो है वो कुछ ना कुछ गलती करेगा। ठीक है, तो वहां पर चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब कुछ ना कुछ वो डर जाएगा उस चीज को लेकर, उसके बाद कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। तो इसी तरह होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी गया, अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, नीम हकीम खतराए जान। ये जो कहावतें होती हैं वही इंग्लिश में ये कहावतें हैं। ठीक है, तो इनके आंसर क्या होंगे, 4 ऑप्शन देगा ABCD में और एक में इसका सही आंसर लिखेगा। तो लिखा है फोम एट द माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह, एट मतलब पर, फोम मतलब झाग। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में झाग, ठीक, इसका मतलब ये नहीं होता। सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। फोम एट द माउथ, आपने अगर बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ा हो या आपने कार्टून देखा हो या आपने कोई कार्टून जो है प्ले किया हो, तो उसमें आप देखोगे कि जो कॉमिक्स होता है उसमें जो कॉमिक्स के कैरेक्टर होते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी का होता था, ठीक है, मिक्की माउस का होता था, तो उसमें किसी कैरेक्टर को अगर गुस्सा आता था, किसी कैरेक्टर को क्या आता था, गुस्सा आता था, तो वो क्या करते थे कि उस कैरेक्टर को गुस्सा दिखाने के लिए उस कैरेक्टर के मुंह के पास ऐसे राउंड राउंड सा फोम बनाते थे, यूं ऐसे करके यहां से ऐसे ऐसे फोम निकलता था, ऐसे यूं करके फोम दिखाया जाता था मुंह के ऊपर, यूं 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 करके। ठीक है, तो वो जो फोम होता था मुंह के ऊपर तब बनाया जाता था जब उस कैरेक्टर को गुस्सा दिखाना हो। ठीक है, तो फोम एट द माउथ का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री। फोम एट द माउथ का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री। आपको ये वर्ड जरूर लिखेगा, एंग्री, गेट एंग्री या एंग्री। ठीक है, गुस्सा आना या गुस्सा। ठीक है, तो फोम एट द माउथ क्या हो गया, एंग्री। ठीक है, चलिए याद हो गया आपको कि माउथ के ऊपर फोम दिखाना, यूं ऐसे ऐसे दिखाएगा फोम, तो मतलब गुस्सा। कैरेक्टर को गुस्सा दिखाने के लिए वो फोम बनाया जाता था, तो मतलब आंसर में होगा एंग्री। तो 4 ऑप्शन होगा, 4 में ABCD में एक जगह कहीं ना कहीं एंग्री लिखेगा, वही आपका आंसर होगा। यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन क्या होता है, देखिए, लुक मतलब होता है देखना, लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब ऊपर। लुक मतलब है देखना, डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब ऊपर। लुक देखना, डाउन नीचे, अपॉन ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे देखना, ये मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। देखिए, जैसे मान लो आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, और आपने बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की देखी, ठीक है, और आप उसको देख रहे हो, लड़की भी आपको देख रही है,
तो अगर लड़की आपको देख रही है और लड़की देखने के बाद, लड़की ने आपको देखा, लुक, ठीक है, लड़की ने आपको देखा, लुक, और फिर उसके बाद नीचे तक देखा, ऐसे पूरा नीचे तक, ठीक है, डाउन, और फिर अपॉन, पूरा ऊपर तक देखा, ठीक है। तो लुक मतलब देखा, फिर नीचे तक देखा, फिर ऊपर तक देखा, और देखने के बाद अगर लड़की ऐसे करती है, देखना मेरा फेस ध्यान से देखना, लड़की देखी, नीचे, ऊपर, और फिर ऐसे करती है, देखने के बाद कर दी, ये नाक ऊपर उठा दिया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लड़की ने लड़के को लाइक नहीं किया, हेट किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो लुक डाउन अपॉन, हम इंग्लिश में एक कहावत आती है ये, कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीब लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो लुक डाउन अपॉन का रियल में आंसर लिखेगा यहां पे हेट, ठीक, आपके ऑप्शन में, या कई बार लिखता है नो रिस्पेक्ट, नो रेस्पेक्ट, नो रेस्पेक्ट, ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन कैसे हुआ, हमने पढ़ा, लुक मतलब देखा, ठीक है, लड़का ने लड़की को या लड़की ने लड़के को देखने के बाद अगर ऐसे किया, देखा, नीचे तक देखा, ऊपर देखा, और देखने के बाद ऐसे रिएक्शन कर दे, यूं कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखने को जो रिएक्शन दिया, तो आपने लाइक नहीं किया, हेट किया, और रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो लुक डाउन अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ये हर साल 3-4 बार आ जाता है एग्जाम में, हर साल आ जाता है, बहुत, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हेट और नो रिस्पेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, और इस चीज को जो है आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, मजा आएगा, आप सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला लिख रहा है ए कॉक एंड बुल स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, बुल मतलब सांड होता है, और कॉक मतलब मुर्गा। तो एक मुर्गे और सांड की कहानी क्या है, सुनिए। तो एक बार क्या हुआ, कहानी में एक सुनाता हूं, सुनना ध्यान से, देखते हैं कि आप लोग को विश्वास होता है कि नहीं उस कहानी पर। एक बार क्या हुआ कि एक मुर्गा, कॉक, और एक बुल यानी कि सांड में लड़ाई हो गई, जबरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई में मुर्गे ने सांड को उठा उठा के मारा, हवा में उड़ा उड़ा के मारा, बिना फिजिक्स के नियम के हवा में उड़ा उड़ा के मारा, खतरनाक तरीके से मारा, उसने सांड के हाथ पैर तोड़ दिए। अब मुर्गा एकदम खुश, आज मैंने सांड को उड़ा उड़ा के मारा है। अब आप एक बात बताइए, ये जो कहानी मैंने सुनाई आपको कि एक मुर्गे ने एक सांड को उड़ा उड़ा के मारा, इस कहानी पे क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा? हा? क्या इस कहानी पे विश्वास किया जा सकता है? नहीं ना। तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसपे आप बिलीव ना कर पाओ, ठीक। तो इसका आंसर एग्जाम में लिखता है कैन नॉट बी बिलीव्ड या अनबिलीवेबल। आंसर लिखेगा कांट बी बिलीव्ड, ठीक है, या एक और आंसर लिखता है अनबिलीवेबल। दोनों में कोई भी एक आंसर लिखेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, कांट बी बिलीव्ड या अनबिलीवेबल। एक मुर्गे ने एक सांड को उड़ा उड़ा के मारा, ये कहानी सुनाई गई, इस कहानी पे हम विश्वास नहीं होता, तो आंसर क्या है, कांट बी बिलीव्ड या अनबिलीवेबल, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है थ्रो डाउन द ग्लव्स। थ्रो डाउन द ग्लव्स का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, डाउन मतलब नीचे, और ग्लव्स का मतलब होता है ग्लव्स जो हम लोग पहनते होते हैं, ठीक। तो थ्रो डाउन द ग्लव्स बहुत ही सिंपल और इजी है, सुनिए ध्यान से। जैसे सपोज मान लो आपने बॉक्सिंग ग्लव्स देखे होंगे, ठीक है, बॉक्सिंग ग्लव्स जब देखे होंगे आप देखोगे, तो मान लो आप कहीं गए घूमने के लिए, आपने देखा कि कोई जो है बॉक्सिंग ग्लव्स का प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा ग्लव्स पहन के पूरा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस लगा हुआ है, पूरी प्रैक्टिस कर रहा है। उस प्रैक्टिस में आपने देखा उसको और थोड़ा मजाक बना दिया आपने, यूं थोड़ा सा कि क्या कर रहा है यार ये बेकार का। उस आदमी ने कुछ किया नहीं, अपना ग्लव्स पहना था, उसने एक जोड़ी सेट ग्लव्स का उठाया और आपके सामने यूं फेंक दिया, ठीक है। थ्रो मतलब फेंका, थ्रो मतलब फेंका, क्या फेंका, ग्लव्स फेंका। थ्रो मतलब फेंका, ग्लव्स फेंका, किसा, डाउन, नीचे आपके सामने, ऐसे यूं उठाया और फेंक दिया कि पहन लो और आ जाओ। अब उसने क्या किया है कि आपको चैलेंज किया है, क्या किया है, चैलेंज। आपके सामने उसने ग्लव्स फेंक दिया नीचे,
ऐसे फेंक दिया और बोला कि आ जाओ पहन के। ठीक, तो आप कह रहे हो अच्छा चैलेंज कर रहे हो हमको, क्या कर रहे हो, चैलेंज। तो किसी को ग्लव्स उसके सामने नीचे फेंक देना और ये कहना कि आजा, थ्रो डाउन द ग्लव्स, ग्लव्स पहन के आजा, इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, चैलेंज। तो इसका आंसर है चैलेंज करना। चैलेंज, क्या करना है, चैलेंज। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है, फोम एट द माउथ, कब करते हैं फोम एट द माउथ, जब हमें कैरेक्टर को गुस्सा दिखाना हो, एंग्री। लुक डाउन अपॉन, किसी को देखकर, आपने किसी को देखा, नीचे तक देखा, ऊपर तक देखा, उसके बाद ऐसे किया, इसका मतलब है कि आपने नफरत किया, उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया। फिर अगला है एक कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी कि एक मुर्गे ने सांड को उड़ा उड़ा के मारा, ये कहानी पर किसी को विश्वास नहीं होता, तो इसे बोलते हैं अनबिलीवेबल। और अगला है हमारा थ्रो डाउन द ग्लव्स। ठीक है, कि किसी के सामने आपने ग्लव्स फेंक दिया और बोला कि आजा, पहन के आजा, इसका मतलब आपने चैलेंज किया है। ठीक है, इस तरह के हम पूरे 20 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ 4 ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक, सुनिएगा ध्यान से, यहां लिखा है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, और फिट का मतलब रुक जाना। ठीक है, तो मान लो किसी ने कोर्स स्टार्ट किया, मान लेते हैं किसी ने कोर्स स्टार्ट किया। कोर्स जो था वो पूरे 6 महीने का कोर्स था। ठीक है, कि किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोर्स स्टार्ट किया, पूरे 6 महीने का कोर्स। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, बीच में ही 2 महीना पढ़ने के बाद छोड़ दिया और प्राइवेट जॉब में चला गया। ठीक है, कितने महीने, 2 महीने पढ़ने के बाद उसने छोड़ दिया। तो कोर्स स्टार्ट किया और 2 महीने बाद उसने फिट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। और फिर उसके बाद वो चला गया प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में 2-4 महीने जॉब करने के बाद, बॉस की गालियां खाने के बाद, फिर उसे एहसास हुआ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही अच्छी है। वो फिर से मुड़ के आता है, कहता है कि मेरा एडमिशन था, मैं फिर कोर्स शुरू करूंगा। फिर कोर्स शुरू करता है, तो 2 महीने पढ़ चुका है, फिर आगे पढ़ता है। फिर से वो आपका 3 महीने पढ़ता है और फिर छोड़ के चला जाता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर चला जाता है। फिर 5-6 महीने तक काम करता है प्राइवेट में, और फिर आता है और फिर शुरू करता है कोर्स कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही सही है, ठीक है, प्राइवेट जॉब सही नहीं है। तो ये 6 महीने का कोर्स वो पूरा तो करता है, लेकिन लगभग उसको 2 साल लग जाते हैं। कभी 2 महीने पढ़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर 1.5 महीने पढ़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर 1.5 महीने पढ़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर 2 महीने पढ़ के फिर कंप्लीट करता है। तो उसने कोर्स कंप्लीट तो किया, कैसे किया, देखिए ऐसे किया उसने पूरा कोर्स कंप्लीट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या मतलब है, शुरू किया फिर रुक गया, फिर शुरू किया 2-2.5 महीने बाद, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया, और इस तरीके से कंप्लीट किया। तो पूरा कोर्स जो है आप मेरे को बताना, उसने रेगुलर बेस में किया कि इररेगुलर बेस में। रेगुलर तो नहीं किया, इररेगुलर किया। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलर, यानी कि आंसर में ऐसे लिखेगा नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। ठीक है, नॉट रेगुलर या इररेगुलर। अच्छा, सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है लग रहा है मुझे। नॉट रेगुलर या इरेगुलर, आंसर में आपको ऐसे लिखेगा इरेगुलर या नॉट रेगुलर। तो जैसे ही आप देखोगे आपको तुरंत आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स कैसे शुरू किया, रुक दिया, शुरू किया रुक दिया, शुरू किया रुक दिया। कोर्स तो कंप्लीट किया 2 साल में, लेकिन रेगुलर नहीं, इरेगुलर। ठीक है, तो आंसर में नॉट रेगुलर लिखेगा, इरेगुलर लिखेगा। अगला आते हैं, क्या लिखा है ये, कैप इन हैंड। कैप इन हैंड क्या होता है, देखिए कैप इन हैंड, हाथ में टोपी लेना, हाथ में टोपी लेना या कैप लेना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में टोपी लेना, इसका मतलब कुछ और है। देखिए आपने देखा होगा फिल्मों में, जब भी कोई पुलिस वाला आता है और कोई डेड बॉडी देखता है तो तुरंत अपना कैप हाथ में ले लेता है वो, ठीक है, लेके यहाँ पे ऐसे रख लेता है। इसी तरह कई बार आप देखोगे कि एक फौजी ड्यूटी दे रहा है, पूरा एकदम खड़े होकर ऐसे ड्यूटी दे रहा है, सामने से सीनियर गुजरेगा तो 1 सेकंड के लिए क्या करता है, वो कैप हाथ में लेता है ऐसे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, और फिर कैप पहनता है। तो ये जो कैप वो 1 सेकंड के लिए हाथ में लेता है फिर पहनता है, वो इसलिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट दे रहा होता है।
जैसे सपोज आप मान लो कि 9th-10th का एक बच्चा कैप पहन के पूरे स्कूल में घूम रहा है वो, ठीक है, अचानक से सामने प्रिंसिपल आ जाता है तो तुरंत ऐसे करता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, यूं तुरंत कैप लेकर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक। तो वो कैप क्यों हटा लिया जाता है? रिस्पेक्ट देने के लिए। तो कैप इन हैंड का मतलब होता है शो द रिस्पेक्ट, शो द रेस्पेक्ट। शो द रेस्पेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का क्या मतलब है? देखिए जो लिखा है उसे जमीन आसमान का फर्क है। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक तो मतलब संगीत है, फेस मतलब सामना करना, म्यूजिक का सामना करना। क्या मतलब है इसका? मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक का एंजॉय करना, इसका मतलब ही कुछ और है। जैसे कि मैंने फिल्म देखी थी साउथ की, तो उस फिल्म में एक सीन दिखाया था कि एक हीरो निकलता है जेल से, ठीक है, और लगभग 7-8 साल बाद वो निकलता है, जाता है सीधे विलन के बार एंड रेस्टोरेंट में, वहां गाने बज रहे होते हैं। तो पहले तो वो विलन के जितने भी 8-10 पिट्ठू और उसके जो बदमाश साथी होते हैं उनको पीटता है, बहुत मार मारता है हीरो उन लोगों के, किसी के हाथ पैर तोड़ देता है, किसी को हवा में उड़ा उड़ा के मारता है वो, बिना फिजिक्स के नियम, कोई फिजिक्स का नियम नहीं लगता है जब लोग साउथ के हीरो पीटते हैं किसी को। तो एक को तो उसने यूं मार के हवा में लटका दिया था, पहले इधर सबको पीट लिया, फिर इसको पकड़ के उतार के फिर इसको मारा। तो इस तरीके से उसने सबको पीटा और फिर एंड में वो विलन के पास गया। विलन के पास गया तो उसने विलन को 4-5 थप्पड़ मारे और फिर विलन को वो कुर्सी पर एक ले गया, एक कमरे में, वहीं बियर बार जो उसका रेस्टोरेंट था उसी में कमरे में ले गया, उसे कुर्सी पर बिठाया, बिठा के उसे बांध दिया, पूरा बांध दिया, पूरा हाथ वगैरह ऐसे पर बांध दिया, और उसके कान में जो है ना एक पूरा हेडफोन्स लगा दिया, हेडफोन्स, ठीक है, हेडफोन्स लगा के गाना स्टार्ट कर दिया और गाना स्टार्ट करके वो जाने लगा। तो इस पर विलन ने कहा कि अरे यार तुम तो मुझे ये म्यूजिक जो है वो लगा के जा रहे हो, मैं तो म्यूजिक का आनंद ले रहा हूँ, तुमने तो मेरे बदमाश जो साथी थे उन लोग के हाथ पैर तोड़ दिए, मुझे तो मस्त म्यूजिक सुना के जा रहे हो, सिर्फ बांधा है लेकिन साथ में म्यूजिक लगा दिया और म्यूजिक लगा के जा रहे हो। तो कह रहा कि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो उसने, तो जब वो हीरो जा रहा था उसने ये सब सुना तो हीरो पीछे मुड़ के आया और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, तुम म्यूजिक फेस कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है। करा मतलब, करा तूने जो किया है ना तुझे उसकी सजा मिल रही है, सजा। तो बोलता है कि कैसे, मतलब सजा कैसे मिल रही है? तो कहता है कि सजा इसलिए मिल रही है कि जो तूने, तेरी वजह से मैं जेल काटा हूं ना, उसकी सजा मिल रही है। और सजा ये है कि ये जो तेरे कान में हेडफोन्स लगा है इसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, मैंने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और इतना बढ़ जाएगा कि एक वक्त आएगा कि तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, समझा? तो तुझे म्यूजिक जो फेस कर रहा है वो तुझे सजा मिल रही है। क्या मिल रही है? सजा। और फिर क्या होता है उस फिल्म में सीन दिखाता है घड़ी का कि 1:30 बज रहे हैं और फिर उसका घड़ी ऐसे घूमती हुई दिखाती है, पूरा घूमती हुई, ठीक है, और घूमने के बाद घड़ी दिखाती है कि 6:30 बज रहे हैं और फिर दिखाता है पुलिस की वैन आ रही है, एम्बुलेंस की वैन आ रही है, यूं 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 करते हुए, फटाफट उसके होटल के सामने रोकते हैं, फटाफट 10-12 पुलिस वाले निकलते हैं, 2-4 डॉक्टर निकलते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, उसका खोलते हैं दरवाजा जहां पे वो बांधा हुआ होता है तो देखते हैं कि वो मरा पड़ा है, उसके कान से खून निकल रहा है, आंख से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है और बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है उस कमरे में, बहुत तेज। तो फेस द म्यूजिक, वहां पर वो विलन जो है कहता है कि मैं म्यूजिक को तो एंजॉय कर रहा हूं, तो हीरो कहता है कि नहीं तो म्यूजिक फेस कर रहा है, कहता है मतलब, कहता है तुझे सजा मिल रही है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है सजा मिलना या सजा पाना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है पनिशमेंट या गेट द पनिशमेंट। गेट द पनिशमेंट। कई बार लिखेगा पनिस्ड आंसर में, कई बार गेट द पनिशमेंट लिखेगा या कई बार लिख देगा पनिस्ड, ऐसे लिख देगा। यहां पर आंसर में सिर्फ इतना ही लिख देगा, पनिशमेंट या पनिस्ड। आंसर में ये भी लिख सकता है सजा पाना या सजा मिलना। फेस द म्यूजिक का देखिए जो लिखा है उसे जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। ऐसे पढ़ के लगता है कि संगीत का आनंद लेना, लेकिन ये अलग है मतलब, ठीक। ये कहावतें हैं जो लिखी कुछ और है, मतलब कुछ और है। इसी तरह अगला पढ़ते हैं, द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है? देखिए
सबसे पहले तो गिफ्ट का मतलब हो गया तोहफा, लेकिन गैप का मतलब समझिएगा। अगर गैप का मतलब याद रहा तो याद हो जाएगा, नहीं तो मुझे ध्यान से सुन लीजिए, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। गैप का रियल मतलब होता है, गैप का हिंदी मतलब होता है बक बक। बक बक, बक बक करना। क्या करना? बक बक। अब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बकबक करने की कला में वो माहिर होते हैं। उन्हें कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट पे खड़ा कर दो, वो बोलते चले जाएंगे, वो नीचे देखेंगे भी नहीं, कोई नोट्स भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बकबक है ये निगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। ये तोहफा है, बकबक का तोहफा क्या होता है सुनिए। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद, वो बोलने में बहुत माहिर थे, काफी अच्छा स्पीच देते थे। हमारे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा स्पीच देते थे। तो इन्हें बोलते थे कि इन लोगों को ना गिफ्ट ऑफ द गैब है, ठीक। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, महात्मा गांधी, हमारे बाल गंगाधर तिलक, हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं और हैं अभी भी, जिन्हें बोलने, जो बोलने में बहुत माहिर है, बहुत मस्त बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, ठीक। तो उन्हें बोलते हैं इन्हें गिफ्ट ऑफ द गैब है, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब, गैब मतलब बक बक, यानी बोलने की कला का तोहफा मिला है। तो आंसर में इसको लिखता है जो बोलने की कला में माहिर हो, एबिलिटी टू स्पीक वेल। आंसर में ऐसे लिखेगा आपको, एबिलिटी स्पीक वेल। एबिलिटी टू स्पीक वेल, बहुत बढ़िया बोलना, जो बोलने में एकदम माहिर हो, एबिलिटी टू स्पीक वेल, WELL, ठीक है। जो स्पीच देने में, भाषण देने में माहिर हो, भाषण देने की कला में माहिर हो, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए पढ़िएगा, लिखा है यहां पर स्वैन सॉन्ग। क्या मतलब होता है इसका? स्वैन सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब होता है गाना, स्वैन मतलब होता है हंस, हंस का गाना। अब हंस का गाना से आपको क्या इडियम्स बना है और उसका क्या मतलब है, ठीक है। स्वैन सॉन्ग, देखिए कहते हैं हंसों का दो जोड़ा होता है, स्वैन मतलब होता है हंस। ये नेचुरल है, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। दो हंसों का जोड़ा होता है, अगर उसमें से एक हंस मर जाए तो दूसरा हंस भी 2 4 6 8 10 दिनों में मर जाता है उसकी याद में, गाना गाते हुए। ये सच है। सॉन्ग मतलब गाना, स्वैन मतलब सॉन्ग, हंस, तो हंस का गाना। तो दो हंसों का क्या होता है? जोड़ा होता है। अगर उसमें से एक भी पार्टनर मर गया तो दूसरा पार्टनर गाना गाते हुए मर जाता है, ठीक है, उसकी याद में। 2 4 6 8 10 दिन में मर जाता है। तो वो जो गाना होता है वो उसका लास्ट सॉन्ग होता है, अंतिम सॉन्ग, ठीक है। और वो गाना कौन सा गाता है? अपनी दूसरे हंस की याद में गाना गाता है, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। और गाते गाते वो मर जाता है। तो स्वैन सॉन्ग का वो जो गाना होता है उसका अंतिम गाना होता है, अंतिम परफॉर्मेंस होता है, लास्ट गाना। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले के हमारे किसी फंक्शन में गाना गा रहे थे, उसके बाद वो बीमार हो गए, तो तुरंत वो चले गए अपने होटल में, ठीक। उन्हें अच्छा फील नहीं हुआ, जैसे ही होटल में गए हार्ट अटैक आया और वो मर गए। मेरे फेवरेट सिंगर थे। तो वो जो इवेंट उन्होंने वहां पे किया था वो लास्ट इवेंट था उनका, ठीक, अंतिम। तो आपकी कोई अंतिम काम, अंतिम गाना, अंतिम परफॉर्मेंस कहलाता है स्वैन सॉन्ग। तो जैसे कहें कि एक फिल्म आई थी जब तक है जान, तो वो यश चोपड़ा की लास्ट डायरेक्टेड फिल्म थी। फिल्म के रिलीज के 1 2 दिन पहले वो मर गए, ठीक है। तो जब तक है जान फिल्म यश चोपड़ा की स्वैन सॉन्ग थी, मतलब आखिरी काम था। तो आपका आखिरी काम, आखिरी गीत, आखिरी परफॉर्मेंस स्वैन सॉन्ग कहलाता है, ठीक है। तो स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस।
लास्ट परफॉर्मेंस, स्वैन सॉन्ग। ठीक है, स्वैन सॉन्ग दो हंसों का जोड़ा होता है और एक मर गया तो उसका दूसरा जो पार्टनर होता है उसकी याद में गाना गाते गाते वो मर जाता है। तो वो जो गाना होता है यहाँ पे स्वैन सॉन्ग लिखा है, वो उसका अंतिम गाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जैसे मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए, ठीक, और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे एक हाथ की दूरी पे चल रही है, इतनी दूरी पे चल रही है, आप भी चल रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको अरे क्या इतना दूर दूर चल रही है, थोड़ा पास आओ, थोड़ा हाथ में हाथ दो, है कि नहीं? क्या इतना दूर दूर चल रही है, थोड़ा पास आओ, तो आप पास खींचोगे, हाथ में उसका हाथ पकड़ोगे और फिर चलोगे एकदम पास में लेकर। तो हैंड इन हैंड जब होता है ना, तो इसका मतलब है कि आप दोनों एकदम पास में हो। किस में हो? पास में, एकदम साथ में चल रहे हो, पास में चल रहे हो। तो कहते हो कि जब मान लो एक हाथ की दूरी पर थोड़ा दूर चल रही है, एक दो हाथ की दूरी पर, तो क्या दूर चल रही हो, पास में हो, हैंड इन हैंड दो। तो हैंड इन हैंड का मतलब पास में, एकदम साथ में और पास में। तो इसका आंसर लिखता है नियर या क्लोज। नियर या क्लोज। ठीक है, इसका आंसर लिखेगा नियर या क्लोज। ठीक, मजा आया? चलिए इसी तरह मजे से हम लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आगे यहां लिखा है ओपन हैंड्स। क्या लिखा है? ओपन हैंड्स, नियर। ओपन हैंड्स का क्या मतलब है? देखिए, जब आप किसी के घर जाओ, ठीक है, और कोई आपको देखते ऐसे का, ओ यार क्या बात, आजा मेरे भाई तेरा स्वागत है, आजा आजा तेरा स्वागत है, आजा आजा, और आपको गले मिले और फिर बैठाए खिलाए पिलाए बढ़िया से। और आप किसी को, कोई आपके घर आया और आप किसी को देखकर ऐसे कर, अरे वाह मजा आ गया, आ जाओ यार आ जाओ, क्या बात है, देखो। तो ये जो है ना हैंड है, ये क्या है? हैंड। और ये भी क्या है? हैंड। और ये दोनों हैंड खुल गए और ओपन हैंड्स हो गया। ओपन मतलब खुला हुआ है और हैंड खुले हैं, और आप बोल रहे आ जाओ स्वागत है, आ जाओ यार मजेदार, आ जाओ। यूं जब करते हैं तो किसी का स्वागत करते हैं गर्म जोशी से। ठीक है, अच्छा कभी किसी का स्वागत ऐसे किया? मान लो यहाँ तक क्लोज है सर, आजा आजा तेरा स्वागत है, आजा आजा, आजा आजा तेरा स्वागत है, आजा आजा आजा, ऐसे। ये क्लोज्ड है हैंड, ये दोनों हैंड्स क्लोज्ड है, तो ऐसे स्वागत नहीं होता। ठीक है, स्वागत होता है ऐसे, आइए आपका स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है, यूं हाथ खुला है, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आइए। तो ये दोनों हाथ, ये और हैंड हैंड्स खुल गए हैं, ये क्या है? पूरा खुल गया, ओपन, ओपन हैंड्स। ओपन हैंड्स का मतलब होता है जब आप किसी को देख के ऐसे कहो आओ आपका स्वागत है, तो इसका मतलब होता है आपने गर्म जोशी से उसका स्वागत किया। आंसर इज ए वार्म वेलकम। ए वार्म वेलकम। ठीक है, ए वार्म वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अंडर द विंग्स का क्या मतलब है? ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, बताएं कमेंट्स में। टेक अंडर द विंग्स क्या मतलब है इसका? टेक अंडर द विंग्स का देखो, टेक अंडर विंग्स मतलब होता है पंख, अंडर मतलब में, अंदर। ठीक है, और टेक मतलब लेना। तो क्या मतलब है पंखों के अंदर रखना, लेना? क्या मतलब है, समझना ध्यान से। तो जैसे आप देखोगे कि कई बार बहुत तेज आंधी तूफान या बारिश आता है, ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी तूफान आया, बारिश आ रही है, तो जो पंछी होते हैं ना, अपने बच्चों को जमीन पे जो है, वो अपने बच्चों को, खासकर मुर्गे मुर्गियां ये सब, ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसे पंख फैला लेते हैं। ठीक, मान लो पंछी है, उसके पंख है, तो वो अपने पंख ऐसे खोल के फैला लेगा। ठीक, और उसके जो छोटे छोटे चूजे होंगे ना, उनको अपने पास बुला लेगा, अपने पास बुला के, और ये जो पंख है ना
फिर वो अपने पंख से उन लोगों को ढक लेगा, ऐसे चूजों को ऐसे ढक लेगा, और अपना जो सिर है ना ये नीचे ऐसे यूं ढक लेगा ऐसे, ताकि उन लोगों को बारिश आंधी तूफान ना पड़े। और जब तक बारिश होगी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो पंख के अंदर यूं ही रखेगा उन्हें दबा के इस तरीके से, ठीक है, और यूं रखेगा ऐसे। वो अपने पंख के अंदर अपने बच्चों को ऐसे समेट लेता है कि अंदर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सब बच्चे चूजे जब आ जाते हैं तो ये पंख से ऐसे समेट लेगा, पंख के अंदर यूं कर लेगा, 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर देखेगा बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो फिर ये पंख छोड़ेगा कि अब जाओ खेलो, ठीक है। तो टेक अंडर द विंग्स, उसने बच्चों को अपने विंग्स के अंदर ले लिया, ठीक। इसका रियल मतलब होता है प्रोटेक्ट किया उसने अपने बच्चों को। क्या किया? प्रोटेक्ट। टेक अंडर द विंग्स का मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना। आंसर में लिखता है प्रोटेक्ट, ये वर्ड लिखता है प्रोटेक्ट, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़े ही मजेदार इडियम्स हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, 8-8, 10-10 बार, 12-12 बार आए हुए हैं, वो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। चलिए, अब लिख रहा है यहाँ पर स्टील द शो। स्टील मतलब चुराना, शो मतलब क्या होता है? शो को चुराना, महफिल को चुराना। कैसे महफिल चुरा लिया जाता है, कैसे स्टील कर लिया जाता है एक शो को, क्या किया जाता है, कैसे होता है ये शो? स्टील मतलब चुराना, क्या मतलब है इसका? तो जैसे आप देखोगे, मान लो किसी आप शादी के एनिवर्सरी में गए हो, ठीक है, वहां पर गए हो तैयार वर होके, ठीक है, दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, लोग मिल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं और जा रहे हैं। इसी बीच आप देखते हो कि किसी की उस महफिल में, ठीक है, एंट्री होती है, बड़ी खूबसूरत टॉप क्लास की लड़की, ठीक, बहुत बढ़िया ड्रेसअप किया है उसने, पूरा सुंदर सा एकदम टॉप, ऐश्वर्या राय जितनी भी सुंदर लग रही है, एकदम सुंदर, ठीक है। और एकदम सुंदर वो लड़की आती है, तो जितने लोग हैं ना वहां पे, जितने भी है, इवन वहां दूल्हा, वो भी ऐसे देख रहा होता है। तो वो जिधर जाती है, सब लोग, मान लो कोई खा रहा है कुछ, वो भी देखता है। तो वो लड़की जिधर जाएगी सब उसको देखेंगे, इधर से जा रही है, इधर से, वो डांस कर रही है तो सब उसको देखेंगे, हाँ कितना अच्छा डांस कर रही है यार, सच में ना, हाँ बड़ी सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बालों की तारीफ, उसके खाने की तारीफ, वो खा भी रही है, थैंक यू, साफ भी कर रही है, तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि क्या बढ़िया से खा रही है, क्या बढ़िया से डांस कर रही है, क्या ड्रेसअप है, कितनी सुंदर है, मतलब जिधर जा रही है सब लोग देख रहे हैं। तो वो आई, 15-20 मिनट, आधा घंटा ठहरी, खाई पी और वो चली गई, ठीक है। जितने भी महफिल के लोग थे सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी में एक आदमी कहता है कि भाई वो आई, आधे घंटे के लिए आई और महफिल लूट के ले गई, महफिल लूट के ले गए। तो हिंदी में जो हमारा इडियम्स है वो कहता है महफिल लूट लेना, और इंग्लिश में कहता है स्टील द शो, शो को चुरा लेना। रियल मतलब ये है कि किसी की तारीफ पाना, महफिल लूट लेना मतलब तारीफ पाना। तो स्टील द शो का मतलब होता है तारीफ पाना, गेट द प्रेज। गेट द प्रेज, तारीफ पाना, ठीक है। स्टील द शो का मतलब गेट द प्रेज, तारीफ पाना, लोगों से एडमायर, लोगों का, उसकी जो एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, गेट द प्रेज। स्टील द शो, आई और पूरी महफिल लूट के चली गई, ठीक। चलिए अगला करते हैं। बरी, बरी द हैचे। हैचे मतलब होता है कुल्हाड़ी, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, 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 कुल्हाड़ी समझते हैं ना, जिसे लकड़ी काटते होते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है। बरी मतलब होता है दफनाना, बरी मतलब होता है दफनाना, इसका मतलब जैसे आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी को हम दफना देते हैं, ठीक है, बरी मतलब दफनाना, हैचे मतलब कुल्हाड़ी। तो यहाँ पे कह रहा है कुल्हाड़ी दफनाना, क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सुनना ध्यान से। तो सपोज मान लो कि दो पड़ोसी हैं, ठीक है, आपस में बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, किसी ने एक दूसरे का मजाक उड़ा दिया तो एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया,
अब दूसरे पड़ोसी को थप्पड़ लगा, वो गया घर में से लाठी लेकर 2-4 लाठी दूसरे पड़ोसी को। दूसरा पड़ोसी जो लाठी खाया था वो गया घर में से कुल्हाड़ी निकाल लाया कि काट देंगे तेरे को, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, अभी मार देंगे, मजाक कर गया, अभी काट देंगे। दूसरा पड़ोसी भी गया अपने घर में से कुल्हाड़ी लेके, हम भी काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, अभी काट ही देंगे, सीधा हो जाएगा। तो समझा क्या मेरे को? अब दोनों पड़ोसी जो है एक दूसरे को कुल्हाड़ी लेकर पूरा ऐसे यूं पड़े हुए काट देंगे, काट देंगे इस तरीके से। तब तक गांव का मुखिया आ जाता है, ए रुको 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 यार, क्या काट दोगे यार, मेरा काम बढ़ा दोगे है। पहले सबसे पहले काम करो। मुखिया क्या कहता है, सुनना ध्यान से, दोनों कहता है सबसे पहले आप दोनों अपना अपना कुल्हाड़ी जो है दफना दो, ठीक, और शांति बनाओ। क्या बनाओ? शांति बनाओ। तो कुल्हाड़ी उन दोनों ने दफना दिया, गले मिले और शांति बनाया। तो इसमें हम ये सीखते हैं कि अगर कोई कुल्हाड़ी दफना देता है तो इसका मतलब वो शांति बना रहा है, झगड़ा भूलकर शांति बनाना। तो ब्यूरी द हैचे का मतलब होता है अगर कोई कुल्हाड़ी छोड़ दे, मारपीट ना करे, तलवार ऐसे लिया है छोड़ दिया, चाकू ऐसे लिया है छोड़ दिया है, कुल्हाड़ी ऐसे लिया है छोड़ दिया है, तो इसका मतलब वो शांति बना रहा है। तो बरी द हैचे का आंसर लिखता है मेक पीस। या कई बार पीस ही लिख के छोड़ देता है, कई बार यही लिखता है, छोड़ता है पीस वर्ड, मेक पीस। ठीक है, आंसर लिखेगा आपको मेक पीस या सिर्फ पीस, ये वर्ड भी लिख के आपको छोड़ देता है। ठीक है, तो बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया? मेक पीस, शांति बनाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर क्या मतलब है? पढ़ के आप खुद बताओ, बहुत इजी है। फ्यूल मतलब ईंधन, किसमें? आग में डालना। और हिंदी में कहावत आपने सुना हो, आग में घी डालना, मतलब स्थिति को और खराब करना। जैसे कि मान लो एक बाप अपने बेटे को बहुत मार मार रहा है, बहुत मार मार रहा है कि वो +2 में तीसरी बार फेल हो गया। ठीक है, बहुत मार मारा है, आधे घंटे तक उसने अपने बेटे को मारा और सांस ले रहा है, और उसका बेटा भी आराम से मार पीट खा के सांस ले रहा है। लगता है पिताजी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, पीटे आधे घंटे तक, हमको आधे घंटे तक पिटाया है। ठीक है, पिताजी भी सांस ले रहे हैं पीट के उसको। गधा 3 बार फेल हो गया, 3 साल से फेल हो गया, ऐसे सोच रहे हैं। तब तक उस दोस्त का, उस जो लड़का है उसका दोस्त एंट्री करता है मिठाई के डब्बे के साथ। अरे अंकल जी ये लीजिए मिठाई खाइए, अरे प्रणाम अंकल जी, प्रणाम अंकल जी, प्रणाम, ये लीजिए मिठाई खाइए। अब लड़के का पिता दोस्त है, मिठाई यहाँ ले आओ दो। किस लिए बेटा? कहते हैं मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, पहले रुक, बाद में लड्डू खाता हूँ। लड्डू रख के फिर जूता निकाल के फिर अपने बेटे को 8-10 मिनट फिर पीटा। अब इस स्थिति में उस दोस्त का आना और लड्डू खिलाना, आग में घी डालना है। एक तो ऑलरेडी पिटाया है बेचारा, एक तो ऑलरेडी स्थिति जो है सिचुएशन खराब है, और उसके बाद फिर से वो आगे लड्डू खिला रहा है ये कह के कि मैं पास हो गया। इसे बोलते हैं आग में घी डालना। ठीक, मतलब एक तो सिचुएशन खराब है, उसको और खराब करना। तो एड फ्यूल टू द फायर को लिखा जाता है, आंसर में लिखेगा वर्सन द सिचुएशन। एक तो स्थिति खराब है, उसको और खराब करना। वर्सन का मतलब होता है खराब स्थिति को और खराब करना। खराब स्थिति को और खराब करना, वर्सन द सिचुएशन। वर्सन द सिचुएशन, खराब स्थिति को और खराब करना। ठीक है, ओके, तो याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का क्या मतलब होता है, इसे समझेंगे। बैक टू स्क्वायर वन बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए बैक का मतलब होता है वापस आना भी होता है। जैसे मैं कहूँगी ओके आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 20 मिनट्स, आई विल बी बैक इन मिनट्स, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। तो बैक मतलब वापस आना भी होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मेरा दिल किया तो मैं यहाँ आ गया, फिर मेरा मन किया तो मैं इधर आ गया, फिर मेरा मन किया तो मैं इधर आ गया, और फिर मेरा मन किया तो मैं यहाँ फिर से आ गया, यहीं पे फिर से आ गया। ठीक है, गायब भी हो गया, अभी आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, तो सपोज मान लीजिए इस तरीके से कि हमारा मन करता है तो हम यहाँ हैं, ठीक है,
फिर हमारा मन किया यहाँ आ गए, फिर मन किया यहाँ आ गए, फिर मन किया यहाँ आ गए, और फिर मन किया तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, अब ये स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 1। ठीक, अब ये 1 स्क्वायर बन गया, और मैं जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। यहीं से चला था ना मैं, यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के वापस। तो बैक मतलब वापस आना, स्क्वायर मतलब पूरा एक स्क्वायर बना। कितना बना? 1 1। तो बैक टू स्क्वायर 1 का मतलब मैं यहां से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर वहीं वापस। इसका रियल मतलब होता है जहां से चले फिर से वहीं पर दोबारा पहुंच जाना। ठीक, बैक टू स्क्वायर 1 का मतलब होता है रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, फिर से जहां हम चले थे फिर से वहीं पे पहुंच जाना। रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट या रीच टू द इनिशियल पॉइंट, जहां से चले वहीं पे वापस। बैक टू स्क्वायर 1 इस कहावत का मतलब होता है, बैक टू स्क्वायर 1। ठीक है, जहां से चले वहीं पे वापस आ जाना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 16 इडियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 और पढ़ेंगे हम लोग, पूरे टोटल 20 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके ओके। तो यहां लिखा है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज्ड मतलब होता है बंद, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, हमारी ये जो मुट्ठी होती है, ये मुक्का पूरा। पर्सन मतलब व्यक्ति, ये मतलब एक व्यक्ति। तो कई बार आप देखोगे कि शादी ब्याह में कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिल के खुले होते हैं, अपने यार दोस्त की शादी में यूं पैसा लुटाते हैं, ये ले, ये यूं निकालेंगे जेब से, ये ले भाई तेरी शादी पे, ये ले, यूं पैसा लुटाते होते। ठीक है, कई इतने कंजूस होते हैं कि वो खुद बीमार है, खुद भूख लगा है, पूरा भूख लगा है, लेकिन अपना पैसा अपनी मुट्ठी में दबाए रहेंगे, इसमें से 1 रुपया नहीं निकाल सकते। 1 रुपया, एक एक नोट नहीं निकलने देंगे किसी को। बीमार है तो भी नहीं निकलते, एक्सीडेंट हो गया तो भी नहीं निकलने देंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्लोज फिस्टेड होते हैं, एकदम क्लोज्ड, और इसमें से 1 रुपया नहीं निकलने दें। अब कुछ लोग यूं मुट्ठी खोल के पैसा लुटाते हैं, ये ले। तो ये जो मुट्ठी खोल के पैसा लगाते हैं ना, उल्टाते, उन्हें बोलते हैं दिलदार आदमी। और ये जो पैसे को पूरा मुट्ठी बांध के रखते हैं, इसमें से 1 रुपया नहीं हिलने देंगे, चाहे भूख लगा, भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसमें से 1 रुपया नहीं निकलने देंगे, उसे बोलते हैं कंजूस आदमी। तो ऐसा आदमी जो पैसे को पूरा ऐसे दाब के रखे, उसको बोलते हैं एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, बंद मुट्ठी वाला आदमी, इस तरीके से। तो इसको आंसर में लिखते हैं कंजूस आदमी। इंग्लिश में लिखता है माइजर। ठीक है, या मिजर। ठीक है, या स्टिंजी, कई बार स्टिंजी भी लिख देता है आंसर में, स्टिंजी या मिजर। ओके, माइजर या स्टिंजी। नाउ लिख रहा, आगे पढ़ेंगे, ए रेड लेटर डे। ठीक है, डे का मतलब होता है दिन, डे का मतलब दिन, ए का मतलब एक, रेड लेटर का मतलब होता है, रेड मतलब लाल, लेटर मतलब पत्र। क्या मतलब है? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उसके 2 4 10 दिन पहले एक लेटर आया था इंग्लैंड से। ठीक है, इंडिया में एक लेटर आया था। तो उस दिन एक लेटर आया था, और वो था लाल रंग के एनवलप में, और उस एनवलप में जो लेटर निकला उसमें लिखा था कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद होता है, इस बात की घोषणा की जाती है। तो वो जो लेटर था, ठीक है, उसमें ये अनाउंसमेंट थी कि आपका देश आजाद होता है। तो वो जो पल था ना, वो यादगार पल बन गया पूरी दुनिया के लिए, और हमारे लिए, खासकर हम इंडियंस के लिए, पूरा ही हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए वो दिन यादगार दिन बन गया। ठीक है, तो ए रेड लेटर डे, वो 2 दिन था, वो रेड लेटर में आया था, रेड रंग के लेटर में आया था वो उस दिन। और उस लेटर में क्या लिखा था कि आपका देश आजाद होता है। तो वो जो दिन है 15 अगस्त 1947, हमारा एक यादगार दिन है, मेमोरेबल डे है। तो आंसर में आपको ये वर्ड जरूर लिखता है, मेमोरेबल। मेमोरेबल, ये वर्ड जरूर लिखेगा। मेमोरेबल के साथ आपको लिख सकता है डे, लिख सकता है मेमोरेबल डे, या मेमोरेबल इवेंट, या मेमोरेबल मोमेंट, कुछ भी लिख सकता है। मेमोरेबल मोमेंट, यादगार दिन, यादगार पल, या यादगार घटना।
कोई भी जो आप जिसमें बहुत एंजॉय आया हो, आपको बहुत मजा आया हो, आपको खुशी मिली हो, उसको हम बोलते हैं ए रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, मेमोरेबल इवेंट या मेमोरेबल मोमेंट आंसर होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है यहां पर बैड ब्लड। क्या लिखा है? बैड ब्लड। तो ब्लड मतलब खून, बैड मतलब खराब। कई बार हम लोग बोलते होते हैं कि दो पड़ोसी थे, आपस में हंसी मजाक करते करते आपस में खून खराबा कर बैठे। क्या कर बैठे? खून खराबा कर बैठे। ठीक है, तो दो पड़ोसियों के बीच में खून खराबा होता है, अक्सर खून खराबा हो जाता है, हर 10-15 दिन बाद खून खराबा हो जाता है। दो समुदाय है, दो समुदायों के बीच अक्सर खून खराबा हो जा रहा है। तो बैड मतलब होता है खराब, ब्लड मतलब खून। तो खून खराबा हो रहा है, दो लोगों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच या दो गांव के बीच, दो समुदाय के बीच खून खराबा हो रहा है। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच प्यार नहीं है, दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। तो उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बैड ब्लड है, यानी कि दुश्मनी का रिश्ता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एनमिटी। एनमिटी का रिश्ता है। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एनमिटी मतलब दुश्मनी। तो बैड ब्लड का रिश्ता है दो पड़ोसियों के बीच। अक्सर दो पड़ोसियों के बीच हम लोग का, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बैड ब्लड का रिश्ता है, एनिमिटी का रिश्ता है। ठीक है ना, वो जल्दी रिश्ता बदलता ही नहीं। ओके, एनिमिटी मतलब दुश्मनी, खून खराबा होता रहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अक्सर खून खराबा। ब्लड बैड, बैड ब्लड रिलेशनशिप है। ओके, एंड इन स्मोक, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, खून खराबा वाला रिश्ता है, बैड ब्लड का रिश्ता है। एंड इन स्मोक का क्या मतलब है? ये हमारा आज का आखिरी है, हो सकता है एंजॉय किया होगा ये सेशन आप लोगों ने। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ते हैं, एंड इन स्मोक। एंड मतलब खत्म होना, इन मतलब में, और स्मोक मतलब होता है धुआं, धुएं में खत्म होना। क्या मतलब है इसका? धुएं में खत्म होना। तो जैसे कई बार आप देखोगे, बड़ा ही मज़ेदार है, आप क्रैकर्स बजाते होगे दिवाली के दिन, या जब इंडिया जीतती होगी, या किसी फेस्टिवल में आप पटाखे बजाते होगे। ठीक है, पटाखे जो होते हैं क्रैकर्स बजाते होगे, तो कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो एकदम से बज जाते हैं। ठीक है, मान लो आपने किसी क्रैकर्स को ऐसे आग लगाया और हट गए, दूर हट के आपने कान बंद कर लिया ऐसे। ठीक, कान बंद कर लिया तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो पटाखा जोर से ठा करके बोलेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है हम लोग का कि ठा करके बोले। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि पटाखा जो है वो धुआं देके छोड़ देता है और खत्म हो जाता है। जैसे कई बार धुआं देगा और ऐसे खत्म हो जाएगा, ठुस, ऐसे करके खत्म हो जाता है, धुआं देके, बजता नहीं है। तो बच्चे हमारे साथ के जो होते हैं कहते हैं फेल हो गया पटाखा, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। तो कहने का मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि ठा करके बजेगा, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया जो हम चाहते थे, मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला उस पटाखे से। तो रियल में एंड इन स्मोक, एंड मतलब में, इन मतलब एंड मतलब खत्म होना, इन मतलब में, स्मोक मतलब धुएं में खत्म होना का मतलब लिखता है फेल हो जाना। ठीक है, या मन चाहा रिजल्ट ना मिलना। कई बार ऐसे लिखता है डिडंट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स, मन चाहा रिजल्ट ना मिलना, ये मतलब है इसका। ठीक है, डिडंट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आज हमने ये टोटल 20 वकैब पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, चलिए, तो इसे पूरा देखिए। अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन जैसा भी लगा हो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियोस, नए सेशन के साथ।